फाइनली आप सभी का फिर से इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि रविवार का दिन फिर से वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट पूछे गए हैं। चलिए सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आप जो इस प्रकार का देख रही हैं उसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट संडे के लिए पूछे गए थे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाता है। तो अगर आपका कोई जरूरी क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप संडे कमेंट्स टाइप के इस वीडियो में पाना चाहते हैं तो कहीं भी क्वेश्चन लिखिएगा या कमेंट लिखिएगा तो आज जरूर टाइप कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट में, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट्स के लिए जो पहला क्वेश्चन कमेंट है राज लक्ष्मी गुप्ता नाम से आया हुआ है। इन्होंने सीधे जो है अपने कमेंट्स का स्क्रीनशॉट क्रॉप करके हमें जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड किया है कि अतुल जी इस बार हमारा आंसर जरूर प्रोवाइड कराइएगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा है। लिखती हैं कि अतुल भैया, स्कूल पूर्व शिक्षा यानी कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन बच्चों का FRS प्लस eKYC अभिभावक वाला ऑप्शन में बच्चों के दादा दादी के आधार कार्ड से FRS प्लस eKYC कर सकते हैं। संडे कमेंट को जरूर बताइएगा। ये इनका एड्रेस है भैरवपुर कुमारखंड मधेपुरा से इंदु कुमार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वजन है। सही प्रश्न पूछा हुआ है कि FRS और eKYC अभिभावक के नाम पर यानी दादा दादी के आधार कार्ड से हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए सरकार ने तो ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर जो है अभिभावक के आप डिटेल पर बच्चे का जो लाभार्थी हैं उनका eKYC और FRS कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि सबसे पहले प्रेफरेंस ये कहा जाता है कि बच्चे की माँ का ही आधार आपको देना है, या फिर बच्चे की माँ का आधार अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर बच्चे के पिता का आधार और उनका FRS eKYC मांगा जाता है। इन दोनों का होना मस्ट है। अगर किसी कारण से इनका आधार नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर दोनों में से कोई नहीं है किसी कारणवश, तब जा कर के आपको अदर में जो है पेरेंट्स वाले ऑप्शन में जा कर के अभिभावक वाले ऑप्शन में जा कर के आपको FRS eKYC करना है। ऐसा नहीं है कि इनके माता और पिता दोनों अवेलेबल है, दोनों का आधार नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, FRS eKYC हो सकता था, लेकिन फिर भी आपने दादा दादी के नाम पर किया। तो इस प्रकार से सबका नहीं कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट कमेंट प्रियंका कुमारी नाम से आया। लिखते हैं कि 8th पे कमीशन यानी 8वां पे कमीशन न्यूज़ के बारे में बताइए, क्या केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग में आंगनबाड़ी का सैलरी बढ़ाएगी। देखिए चूँकि बहुत सारे फेक वीडियोस जो है मेरे पास जो है मोदी जी के रिलेटेड शेयर किए जाते हैं। कई सेविकाओं ने मुझे आज और कल के डेट में मोदी जी के द्वारा कुछ ऐसी बातें कहते हुए शेयर की हैं जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर उनके बारे में सरकार विचार करेगी। देखिए गलत चैनल और फेक वीडियोस को आपको देख करके गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना होती है तो आपको मालूम है समय पर प्रोवाइड करा देता हूँ। 8वां पे कमीशन आने वाले 3-4 वर्षों में लागू होने की पूरी उम्मीद है। मैं आपको बता दूं इसमें जो है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको सीधे फ़ायदा होता है। जैसे कि रेलवे का कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो पटरी साफ़ करने वाला हो या फिर जो रेलवे का फाटक होता है उसको उठाने वाला हो या फिर वहाँ का कोई कबाड़ ढोने वाला हो, जो ऑफिशियल सरकारी कर्मचारी होता है केंद्र सरकार में, जैसे कि SSC के थ्रू भर्ती होते हैं, इंडियन रेलवेज़ के थ्रू, इंडियन पोस्ट में, ये सारे जो जो अधिकारी होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, उनके पेमेंट में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स के बढ़ोतरी के संबंध में अभी कोई अपडेट नहीं है और 8 पे कमीशन में उनका होगा भी नहीं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इनके द्वारा पूछा गया, लिखा गया है कि आय और निवास बनाए हुए 6 मंथ हो गया है, क्या सुपरवाइजर का फॉर्म भर सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा अतुल जी। बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर तो 1 साल की वैलिडिटी लिखी रहती है। अगर समय है तो नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए करंट का, अगर नहीं समय है तो आप इसी इनकम सर्टिफिकेट से अपना फॉर्म भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर इस नाम से आए हुए, लिखते हैं कि मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, प्रमोशन के लिए PG करूँ या MA, कौन सा डिग्री अच्छा रहेगा, संडे कमेंट बताएं। मैं आप सभी को बता दूँ कि PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन को ही जो है MA, MSc या MCOM कहा जाता है। MA का मतलब ये हो गया कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आपने ग्रेजुएशन PG जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट से किया है। MSc का मतलब हो गया मास्टर ऑफ साइंस, यानी कि आपने PG जो है साइंस सब्जेक्ट से किया है। MCOM का मतलब हो गया आपका जो है PG आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से किया है। उसी प्रकार MEd होता है,
उसी प्रकार जो है बहुत सारी डिग्रीज होती हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो है इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर आपको अगर आपने आर्ट्स से, ध्यान से सुनिए, अगर आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह से, तो आप सिर्फ और सिर्फ एमए कर सकती हैं, आर्ट्स से ही कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सुपरवाइजर बनने में, प्रमोशन में बोनस पॉइंट मिलते हैं, तो आप उसको कंसिडर कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने कॉमर्स से पीजी किया है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी पीजी में। लेकिन अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, तो आपको पीजी कोई सब्जेक्ट में करने का ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट कमेंट काफ़ी बड़ा आया हुआ है। लिखते हैं कि अतुल भाई, मैं बिहार सुपौल से, मेरा सितंबर माह का पोषाहार का रुपया 11,561 की जगह 1156 रुपया गलती से बैंक में आ गया। एलएस के कहने पर बैंक से निकासी किया गया है। इन्हीं के नाम पर हमने थंबनेल बनाया है जहां पर लिखा गया कि 14,500 रुपये पोषाहार में कटौती की गई है। बहुत गंभीर मैटर है इनका। 11,561 रुपये आना चाहिए, लेकिन 1156 रुपये गलती से बैंक में आया और एलएस के कहने पर इन्होंने सितंबर के पोषाहार की निकासी कर ली। एलएस बोली अक्टूबर महीने में मिल जाएगा, सितंबर और अक्टूबर दोनों का पैसा निकासी कर लेना। और सितंबर माह का पोषाहार वेतन भी कर दिया गया है, वाउचर और क्रय पंजी में साइन भी हो गया है। लेकिन अक्टूबर माह में फिर से 11,561 की जगह 1156 रुपये आया है और सितंबर का पैसा भी नहीं आया। एलएस बोली फिर से गलती से हो गया। अतुल भाई अब क्या करें, संडे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। देखिए काफ़ी गंभीर इनका मामला है। 11,561 रुपये अगर इनका बनता है और उसमें से मात्र 1156 रुपये आते हैं, यानी कि 10,405 रुपये जो है इनका कटौती हुआ है। ये कटौती नहीं है। अगर लाभार्थी कम होते तो 11,000 की जगह पर 8,000 आता, 7,500 आता, 6,000 आता। एक बार में जो है 10,000 रुपये से अधिक का कम आना यहाँ पर बहुत भारी गलती है और लगातार 2 मंथ का यहाँ पर किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब शुरुआत में ही आपने सितंबर महीने का पैसा निकासी की, इसमें 10,000 रुपये से अधिक जो कम आया था, उसमें आपको लिखित अपने ऑफिस से लेना चाहिए था कि वहाँ पर ऑफिस की गलती है और अगले बार पेमेंट आने पर उसको सुधार किया जाएगा। क्योंकि आप एक सरकारी कार्य कर रहे हैं, आपने जो क्रय वाउचर दिया होगा वहाँ पर आपने अगर 11,561 रुपये का बिल दिखाया होगा, लेकिन आपके अकाउंट से और आपके अकाउंट में मात्र 1156 रुपये ही गया है और निकासी हुई है, तो बाकी का 10,000 रुपये का हिसाब कहाँ से आएगा, ये आपको आगे जवाब देना पड़ सकता है। इस प्रकार की गलती नहीं करें कि अगर पैसा इतना आया और इतना ही निकल रहा है, या फिर कम आया और किसी के कहने पर आप पैसा निकाल करके उतना का पोषाहार भी बांट दे रहे हैं, लाभार्थी को लाभ पे दे रहे हैं और बाद में वही पैसा आपको नहीं मिले, इसके अलावा सरकारी हिसाब का जवाब आपको देना पड़े, तो ये बहुत मामला गंभीर होता है, इसमें आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने ऑफिस के जो एलएस हैं या सीडीपीओ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनसे एक बार लिखित ज़रूर ले लें कि ऑफिस की गलती थी और इसको सुधार किया जाएगा, अन्यथा आपको फंसाया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर एक कुमार नाम से आया। लिखते हैं कि जो सेविका सहायिका जीविका से नहीं जुड़ी है उसको महिला रोजगार योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो फॉर्म कहाँ से भरना होगा, संडे कमेंट में बताएं प्लीज़ अतुल जी। देखिए 10,000 रुपये जो महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार की महिलाओं को जो है एक परिवार में एक महिला को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले पैसा उन्हीं को जा रहा है जो जीविका से जुड़ी हुई हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र की वैसी महिला और मैक्सिमम शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो जीविका से नहीं जुड़ी हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन है। वो आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर रही हैं और देर सवेर उनको पैसा आएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जीविका के ऑफिस के थ्रू ही आपको फॉर्म भरना होगा, इसके लिए आपको वहाँ कॉन्टैक्ट करना होगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आया हुआ है समीर सिंह राजपूत नाम से। लिखते हैं कि मैं मुंगेर ज़िला से लेडी सुपरवाइज़र का फॉर्म अप्लाई करके डाक द्वारा पोस्ट भी कर दी हूँ, इसके बाद क्या प्रोसेस है अतुल जी, संडे कमेंट में बताएं। देखिए आपने समय से अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया, सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट से इस पोस्ट को नहीं भेजना था, मैंने हर बार बताया है। रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अगर आपने अपने ज़िले के डीपीओ ऑफिस है, जो भी एड्रेस था वहाँ पर भेज दिया है, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फॉर्म की जो है स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कितने लोगों ने फॉर्म को सही तरीके से भरा है, डॉक्यूमेंट सही जगह सही सबमिट किया है, वो सारी चीज़ों का रिवेरिफिकेशन होता है। उसके बाद लिस्ट जारी होती है, तो प्रोसेस इसमें समय लगता है। आप मुंगेर एनआईसी की वेबसाइट और अपने ज़िले का पेपर देखते रहिएगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल
वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मैं फैक्ट वाइज देता हूं और कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको उसकी सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन होते हैं, मुझसे छूट जाते हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। इंपॉर्टेंट जरूरी क्वेश्चन होता है आप सीधे मुझे व्हाट्सअप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहां भी आपको रिप्लाई में आंसर देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सअप का नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलता है किसी नए यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।